नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CT8 का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है EVS अर्थात पर्यावरण। और पर्यावरण को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। और आपको पता भी होगा साथियों कि जो EVS है, EVS आपसे पूछा जाने वाला है 30 नंबर का। अर्थात यदि आपको 30 नंबर में से 25 से 26 नंबर अगर बटोरना है, यहाँ से आपको 25 से 26 नंबर अगर लेना है तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा और इस क्लास को देखना होगा। और इस क्लास के लिए अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लास देखो ही। इसके लिए मैं आप लोगों को नोट्स जो है वो दे रहा हूँ, जिससे कि आप नोट्स से भी आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा साथियों, नोट्स देखने के बाद में आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना टेस्ट के क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनको आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना होगा और क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। और ये जो क्लासेस जो है मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें बहुत ही डिटेल से दे रहा हूँ। और आपको पूरे जो क्लासेस है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और ये जो क्लासेस है साथियों, मैं 4 से 5 वीडियो में ही आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम जो होने वाला है, आपको पता है 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम है और हमें पूरे सब्जेक्टों को भी कवर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको EVS ही नहीं, आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो, चाहे हिंदी की बात करें हम या फिर साइंस की बात करें सेकंड पेपर के लिए, या फिर हम बात करें यहाँ पे बाल विकास की, तो पूरे नोट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। और इन नोट्सों से भी आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम चलते साथियों क्लास की और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होने वाला है और यहाँ पे बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्लास की और यहाँ पे जो है हमने पिछली बार जो है MPT8 का भी जो क्लासेस है वो देने का प्रयास किया था, है ना। तो यहाँ पे हमने लोगो लगा दिया है और उसके बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्लास की। और यहाँ पे जो परिवार है, परिवार पहला ही चैप्टर है साथियों। आपको पता है कि परिवार, है ना, परिवार पहला ही चैप्टर है और इसके जो क्लासेस है मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। और उससे भी जो है कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिल सकते हैं पहला चैप्टर से, ठीक है। सो यदि हम बात करें साथियों यहाँ पे परिवार की, सो परिवार कितने प्रकार के होते हैं। सो परिवार जो है सामान्यतः 2 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कौन कौन से? सो एक आपको देखने को मिलेगा एकल परिवार, इस पर भी हम नज़र डाल देते हैं। और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। सो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों, जिस परिवार में माता पिता, है ना, माँ बाप, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं, इनकी जो फैमिली होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। जबकि यदि हम यहाँ पे बात करें, एकल परिवार कहते हैं। और यदि हम यहाँ पे बात करें संयुक्त परिवार की, संयुक्त परिवार क्या होता है साथियों, संयुक्त परिवार में पूरा फैमिली आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मामा मामी या फिर बच्चे, इन सभी को ऐड करके यहाँ पे कहा जाता है, इन सबको यहाँ पे जोड़ा जाता है। और उन सबको सबकी जो फैमिली होती है, वो चाहे नाना नानी हो या मामा मामी हो या मौसी हो या फिर मामा या फिर बच्चे हो, पूरे बच्चे हो, उन सबका जो संयुक्त मिलकर, यानी कि उन सबका जो परिवार मिलकर जो बना परिवार, वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। आपको याद रखना है यहाँ पे NCERT के आधार पे, और ये जो पूरे जो क्लासेस में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, आपको NCERT से यहाँ पे जो नोट्स यहाँ पे निकाले गए हैं और बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है और इन कम दिनों में हमें क्या अच्छे नोट्स पढ़ना होगा साथियों, ठीक है, तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब NCERT के आधार पर यदि हम बात करें यहाँ पे 2000 NCERT 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के जो पर्यावरण अध्ययन को
पर्यावरण अध्ययन को कितने 6 थीमों में बांटा गया है ना, 6 थीमों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सा है उस पर भी हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है साथियों, वो है आपका पहला परिवार एवं मित्र। ठीक है, क्या है परिवार एवं मित्र। सेकंड है भोजन। ठीक है, सेकंड क्या है भोजन है, और इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। और थर्ड है पानी, और उसके बाद में फोर्थ है आवास और यात्रा, और उसके बाद में यहाँ पे है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, और ये चैप्टर है आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, सो अब हम चलते हैं, पहला जो चैप्टर है हमारा पेड़ और पौधे। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे पेड़ और पौधे क्या होते हैं, और इसको इन क्लासेसों को आपको बहुत ही अच्छा से देखना होगा साथियों। और जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बनने के चांसेस है, और जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे की ओर। और यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो पेड़ पौधे की। ठीक है, सो पेड़ पौधे के अंतर्गत यदि हम यहाँ पे चर्चा करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं वृक्ष पे। सो वृक्ष क्या होता है साथियों, सो वृक्ष क्या होता है, यदि हम वृक्ष की बात करें, सो पौधे की तुलना में इनकी जो आकृति जो होती है ना, आकृति की अगर हम बात करें या फिर मजबूती की अगर हम बात करें, तो ये कैसे होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, और इनकी तुलना में कैसे होते हैं, पेड़ पौधों की तुलना में बड़े भी होते हैं। ठीक है, वृक्ष कैसे बड़े एवं मजबूत होते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, इनमें मुख्यतः क्या होता है साथियों, इनमें मुख्यतः यानी कि इनका जो मुख्य भाग क्या होता है, तना होता है ना, इनमें मुख्यतः तना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो तना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रंक, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। सो क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है, ये आपसे नहीं पूछने वाला कि जो पौधा होता है, जो वृक्ष होता है, वृक्ष जो है पौधे से बड़े होता है और मजबूत होता है, ये तो सभी को पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो पौधे का जो मुख्य भाग होता है, वृक्ष का जो मुख्य भाग होता है, या हम कह सकते हैं मुख्य भाग तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मुख्य पौधे का मुख्य भाग जो तना होता है उसे क्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें आपको ये भी ऑप्शन रहेगा, और आपको ये आंसर देना है क्या, ट्रंक। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पौधे का जो मुख्य पौधे का जो तने के रूप में जो मुख्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनकी जो शाखाएं जो होती है ना, शाखाएं कैसी होती है, भूमि से अधिक, भूमि में कैसी होती है, अधिक गहराई में होती है, किनके, वृक्षों के। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे बात करें उदाहरण की, सो इसके अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं, वृक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं, सो वृक्ष के अंतर्गत आते हैं साथियों नीम हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, जामुन हो गया, और कटहल। ये प्रमुख उदाहरण है जो कि वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। सो इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि क्या, कि यह पौधे की तुलना में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, पौधे की तुलना में बड़े मजबूत होते हैं, और इनकी जो शाखा, इनकी जो मुख्य शाखाएं होती हैं, उनकी मुख्य शाखा जो इनमें एक मुख्य तना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उदाहरण यदि आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, उदाहरण भी आप याद रख सकते हैं। और ये तो लगभग सभी को पता ही होगा, है ना, कि वृक्ष के अंतर्गत क्या क्या आने वाले, आम, नीम, बरगद, जामुन और कटहल, इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम साथियों, नेक्स्ट अगला है झाड़ी। ठीक है, सो झाड़ी क्या होता है, सो झाड़ी की यदि हम यहाँ पे बात करें, सो झाड़ी क्या होता है साथियों, झाड़ी के माध्यम से, यानी कि इनका जो आकार कैसे होता है, मध्य होता है ना, वृक्ष की तुलना में कैसे होता है, वृक्ष की तुलना में इनका जो आकृति जो होती है ना, आकृति कैसी होती है, मध्य होती है ना, मध्य आकार की होती है, और झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं, यानी कि इनके पास में केंद्रीय तना नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले वृक्ष में हमने क्या देखा था, उनका मुख्य भाग होता था, क्या होता था, मुख्य भाग तना होता था, जिसे हम क्या कहते थे, ट्रंक कहते थे। यहाँ पे ऐसा कोई तना हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, और इनमें शाखाएं जो होती है ना, तने के आधार के पास में, यानी कि भूमि के पास से क्या करते हैं, भूमि के पास से लगे होते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हम चलते हैं, इसकी इकाई जो होती है ना साथियों, इसमें कई शाखाएं होती है जो कि जमीन के करीब, है ना, इसमें शाखाएं होती है, तना नहीं होती, इसमें शाखाएं होती है जो कि जमीन के करीब करीब होती है, जमीन के करीब होती है। जैसे कि यदि हम बात करें
उन झाड़ीदार वृक्षों की या झाड़ीदार पौधों की। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या, गुलाब है ना, झाड़ीदार के अंतर्गत, झाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, गुलाब आ जाता है, मेहंदी आ जाता है, गुड़हल, उसके बाद में नींबू, धनिया, और क्या है फिर, बोगन विलिया है ना, बोगन विलिया या नागफनी, ये प्रमुख जो पौधे आते हैं वो आते हैं झाड़ी पौधों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम बात करें यहाँ पे साख की। ठीक है, साख की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साख क्या होता है साथियों, इनका आकृति जो है जो झाड़ी से भी छोटा होता है ना, झाड़ी से भी छोटा होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आकृति कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। और इनका जो तना होता है ना, कैसे होता है, तना कोमल और कैसा होता है, हरा होता है, कोमल और हरा होता है। और इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती, इनमें क्या होती है, अधिक शाखाएं नहीं होती, साख में अधिक शाखाएं नहीं होती है। जैसे कि पालक, सरसों, गेहूं, बैगन और पुदीना और धान, है ना। इन सब का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो है इनके इमेज आ रहे होंगे साथियों, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से जब भी आपसे क्वेश्चन इनसे अगर पूछा जाता है साख से, कि साख के अंतर्गत आने वाले पौधे कौन कौन से हैं, सो आप बहुत ही इजीली बता दोगे। मैं इतना आशा करता हूँ कि पालक, सरसों, गेहूँ, बैगन, पुदीना और धान, ये प्रमुख ये क्या है, पौधे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं घास की ओर। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पौधे, सो हमें पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं, तो हमें घास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ घास की, ठीक है, तो घास क्या होता है साथियों, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ घास की, ठीक है, तो घास क्या होता है, घास का जो पौधा होता है, जितना जमीन के ऊपर में होता है, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर होता है। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है साथियों, क्योंकि हम खरपतवार के अंतर्गत जो घासें जो होती है ना, घास जो होती है, उसको जब हम उचकाते हैं, तो जब उचकाते समय हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि इसका जो भाग होता है ना, जितना ऊपरी भाग होता है उतना ही नीचे यानी कि भूमि के अंदर भी होता है। इसीलिए तो जब हम इसको उचकाते हैं, तो उसका जो नीचे का जो भाग होता है, जड़ वाला जो पार्ट होता है ना, जड़ वाला जो पार्ट होता है वो कैसा टूटकर यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। टूटकर कैसे हो जाता है, अलग हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा टूटकर अलग हो जाता है। इतनी जो एनर्जी जो होती है कहाँ, नीचे की ओर होती है, भूमि के अंदर में। ठीक है, सो आपको यही याद रखना है कि जितना ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है ज़मीन के अंदर होता है। और घास की जो जड़ें होती है ना, बहुत मजबूत होती है ना, जड़ें बहुत मजबूत होती है। इसीलिए होता है क्या कि जब हम उचकाते हैं ना, सो उचकाते समय घास का जो आधा भाग हमारे हाथ में होता है और आधा भाग टूटकर ज़मीन में ही रह जाता है। ठीक है, और इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें खुरपी के माध्यम से खोदकर निकालना हमें पड़ता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर, और हम यहाँ पे जानते हैं कि पौधे के कुछ अन्य भाग कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या कार्य है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। ठीक है, सो यदि हम यहाँ पे बात करें पौधे के अन्य भाग की, तो पौधे के अंतर्गत हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार से देखते हैं, वो चाहे सर्पिला लता हो या फिर अवरोही लता हो, अलग अलग जो भाग है इनके बारे में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें सर्पिला लता की, सो ये क्या होता है, जिन पौधों का जो तना होता है ना काफ़ी कमज़ोर होता है, जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं ना, कमज़ोर होता है और सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ज़मीन पर वे फैल जाते हैं। ज़मीन पर वे कैसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई पौधा कमज़ोर है, तना कैसे, उनकी तना कमज़ोर है, यदि तना कमज़ोर है तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो यदि खड़ा नहीं हो पाता है तो वो क्या होगा, ज़मीन पर फैल जाएगा ना, ज़मीन पर फैल जाएगा, और ज़मीन पर फैल जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण जैसे कद्दू को आपने देखा होगा, कद्दू का जो बेला होता है उसको आपने देखा होगा। उसके बाद में खरबूज देखा होगा, और खरबूज नहीं भी देखा होगा तो लौकी तो देखा ही होगा, और साथ ही साथ आपने तरबूज भी देखा होगा, मैं ऐसा करता हूँ, और शकरकंद भी आपने देखा होगा। तो ये तमाम जो उदाहरण है यहाँ पे, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये विसर्पी लता के अंतर्गत आते हैं। और विसर्पी लता का जो प्रमुख जो पार्ट है यहाँ पे, प्रमुख जो महत्वपूर्ण, और इनके जो लक्षण यहाँ पे हमें आपको नजर आएंगे, और इन्हीं से आप याद रख सकते हो कि इनका जो तना है, पहला पॉइंट है, वो तना कैसे होता है, मजबूत नहीं होता है, लचीला होता है। ठीक है, कमजोर होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि ये कैसे हो जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते। स्वाभाविक सी बात है, यदि ये तना मजबूत नहीं है तो ये
खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है, खड़े नहीं हो पाते। और यदि खड़े नहीं हो पाएंगे तो ये कैसे ज़मीन पर कैसे जाते हैं, ज़मीन पर फैल जाते हैं, ठीक है। इन कंडीशनों के कारण ही इनकी जो कलाई यानी कि इनकी जो बेलाएं होती है, इनकी जो बेला होती है वो कैसे ज़मीन पर फैल जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कद्दू हो गया, उसके बाद में खरबूजा हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया, शकरकंद हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, आपको यहाँ पे उदाहरण पूछा जा सकता है कि विसर्पी लता के अंतर्गत ऐसा कौन से पौधे ऐसे कौन कौन से पौधे आते हैं, आपको अलग दूसरे उदाहरण दे दिया जाएगा। और यहाँ में से एक कोई उदाहरण ये रहेगा जिससे कि आपको पूछा जाएगा, जो आपको पूछा जाएगा और आपको यहाँ पे याद रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे, ठीक है। और ये क्योंकि ये अपने आपके घर के आसपास भी इनको आपने देखा होगा, और इनकी जो सब्जी है वो खाया होगा, कहीं ना कहीं कद्दू खाया आपने, तरबूज खाया आपने, लौकी खाया, और ये सब खाने वाले ही पौधे हैं, तो इनको तो आपने खाया ही होगा, ठीक है। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को आप याद रख पाओगे, ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको आरोही लता की ओर, ठीक है। सो आरोही लता क्या होता है, सो वे प्लांट होते हैं या वे पौधे होते हैं जिनका जो तना कैसा होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन ये जो होते हैं ना, सीधे पेड़ पर या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आरोही लता, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, आरोही लता, ठीक है। सो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरोही लता क्या होता है। सो आरोही लता के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनका तना तो कमज़ोर होता है, क्योंकि हमने पहले जो पौधा पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि तना कमज़ोर होता है। तना कमज़ोर होने के कारण वे जो है यानी कि तना कमज़ोर होने के कारण वे ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आरोही लता में क्या हो रहा है कि तना यानी कि इनका जो पौधा होता है ना, ये पौधा जो होता है ना, तना इनका कमज़ोर होता है, पौधे का तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पौधे के सहारे के माध्यम से क्या करते हैं, ये पौधे के सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, चढ़ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आरोही पौधा कहते हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आपने मटर देखा होगा, खीरा देखा होगा, आपने अंगूर का पौधा देखा होगा जी। और उसके बाद में जो केले का जो पौधा होता है ना, सॉरी करेले का पौधा जो होता है, करेले का पौधा हो गया। उसके बाद में मनी प्लांट, जो कि आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करने के लिए अगर पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या कि मनी प्लांट किसके अंतर्गत आता है, या फिर आरोही लता के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और उसमें ये भी ऑप्शन यहाँ पर, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे इसको जो है बहुत सारे लोग याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मटर तो उन्होंने खाया भी है, देखा भी है, खीरा भी आपने देखा होगा, अंगूर भी देखा होगा, करेला भी देखा होगा, लेकिन मनी प्लांट जो है सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रख पाओगे। और इस क्लास को देखने के बाद तो आपको याद ही रहेगा, मैं इतना आशा के साथ में कहता हूँ, ठीक है। अब यदि हम बात करें पौधे की संरचना कैसी होती है, ठीक है, हमने पौधे के प्रकार देखे है ना। सो पौधे के प्रकार पे हमने चर्चा किया। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे पौधे की संरचना कैसी होती है ना, क्योंकि पौधे की संरचना के बारे में भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पौधे की संरचना की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पौधे की जो संरचना होती है सामान्यतः तने के आधार पर अगर बात करें, तने पर शाखाएं आपको नजर आएगी ना, वो चाहे शाखाएं हो, पत्तियां, फूल, फल, इन सब का जो सहयोग होता है, इन सब के सहयोग के माध्यम से ही पौधा कहलाता है ना। क्या क्या उन्हें पत्तियां, सॉरी शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, है ना, फल लगे होते हैं। और जल जो होता है ना, तने के ऊपर, जल जो होता है तने के ऊपर की जो भाग होती है ना, ऊपर चढ़ता है ना। जल कैसे तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, और यह जो जल होता है ना, तने के माध्यम से ही अन्य खनिज पदार्थों को पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, अन्य भागों तक पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जल क्या होता है, जल तने के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, और साथ ही साथ इन तनों के माध्यम से ही जल एवं खनिज को जो है पत्ती तथा पौधे के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जल में घुले हुए जो खनिज पदार्थ जो होते हैं ना, वह खनिज पदार्थ जल के माध्यम से
तने के ऊपर में हो या फिर पौधे के अन्य भागों में जल के माध्यम से ही चला जाता है, ठीक। और तने के जिस बिंदु से शाखाएं या पत्ती निकलती है ना, तने के जिस बिंदु से शाखाएं या फिर तना जो निकलती है ना, उसे हम कहते हैं नोड कहते हैं। यहाँ पे भी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, है ना। क्या होने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिस भाग से, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वह शाखा जिससे क्या निकल रही है, पत्ती निकल रही है ना, जिससे पत्ती का निर्माण हो रहा है, जिस शाखा से पत्ती का निर्माण हो रहा है, उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं नोड, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे चर्चा कर ही रहे हैं पत्ती का, ठीक है। सो हम चलते हैं पत्ती की ओर। सो पत्ती क्या होती है, इस पे हम सबसे पहले नज़र डालते हैं, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो पत्ती की, सो पत्ती क्या होती है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है ना। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मिल गया हमें, क्या कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तना जुड़ा होता है। हमने इससे पहले क्या देखा था? पत्ती यानी कि शाखा जो होती है ना, तने का वह भाग, हमने क्या देखा था? तना जिसमें कोई शाखा है, यानी कि कोई शाखा से क्या निकल रही है? पत्ती निकल रही है, उसे हमने क्या कहा था? नोड कहा था। लेकिन यदि हम बात करें पत्ती की, सो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी, यानी कि जिसके द्वारा तना जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसके द्वारा तना जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पर्णव्रत, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? पर्णव्रत। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्णव्रत, है ना। पर्णव्रत कहते हैं, ठीक है। तो जिस भाग के द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, क्या? तने से जुड़ी होती है, अर्थात क्या? पत्ती। जिस भाग से तने से, यानी कि जिसके द्वारा जो पत्ती होती है तने से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है, उसे हम कहते हैं पर्णव्रत, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? पर्णव्रत कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पत्ती का जो चपटा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? पालक कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? पालक कहते हैं। और पत्ती की आरेखित संरचनाएं जो होती है ना, पत्ती की आरेखित संरचना आपने देखा होगा, जो रेखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या? सीरा कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और उसके बाद में पत्ती के बीच में जो एक मोटी सीरा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य सीरा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। सो पत्ती के बारे में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा होता है ना, जिसके द्वारा तने से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पर्णव्रत कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं पर्णव्रत कहते हैं। और वही चपटा जो भाग होता है, पत्ती का जो चपटा भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पालक कहते हैं, ठीक है। और पत्ती की जो रेखाएं जो होती है ना, पत्ती में आपने देखा होगा, पत्ती में सामान्यतः जो रेखाएं जो होती है ना, इस प्रकार की जो रेखाएं जो होती है, इस प्रकार की जो रेखाएं जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। फलक कहते हैं, सॉरी, चपटा भाग को फलक कहते हैं। और पत्ती में जो रेखाएं जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और सीरे का जो मध्य का जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य सीरा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य सीरा कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या नजर आ रहा होगा आपको कि पत्ती के बीच में रेखाएं सिराएं होती हैं, ये हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद में जो पत्तियाँ जो होती है ना, पत्तियों पर जो स्थित सिराओं के द्वारा ही बनाए गए डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया जो डिज़ाइन हो गया ना, पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया जो डिज़ाइन होता है, अलग अलग डिज़ाइन आप देख पाते हो, उसी डिज़ाइन को हम कहते हैं सीरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देख लिए साथी। पहला तो विन्यास देखा हमने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या देखा? पर्णव्रत देखा। उसके बाद में सीरा यानी कि सीरा देखा। उसके बाद में सीरा विन्यास देखा, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो पत्ती के बारे में आपका जो भी डाउट होगा वो कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें डिज़ाइन की, सो डिज़ाइन के मध्य का जो पार्ट होता है ना, डिज़ाइन के मध्य का जो पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोनों पार्ट, यानी कि दोनों भागों में क्या होता है? दोनों और जल जैसा दिखाई देता
है, जो यहाँ सीरा विन्यास एवं जालिका रूपी कहलाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सीरा विन्यास एवं जालिका कहते हैं। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तना जुड़ा होता है ना, तना जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्णव्रत कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्णव्रत कहते हैं। और पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं पालक, पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं, पालक कहते हैं। ठीक है, और पत्ती की रेखाएं जो होती है ना, पत्ती की रेखित संरचनाओं को सीरा कहा जाता है, पत्ती की रेखित संरचनाओं को सीरा कहा जाता है। और पत्ती के बीच में एक मोटी सीरा होती है ना, उसी सीरा को हम क्या कहते हैं, सीरा, उसी सीरा को हम कहते हैं मध्य सीरा कहते हैं, उसी सीरा को मध्य कहते हैं, और मध्य सीरा कहा जाता है। ठीक है, मध्य सीरा कहा जाता है। और पत्तियों पर जो सिराएं जो होती है ना, सिराओं द्वारा जो बनाए गए जो डिज़ाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरा विन्यास कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीरा विन्यास कहते हैं। और यही डिज़ाइन के माध्यम से यानी कि इन्हीं डिज़ाइन के मध्य सीरा के दोनों ओर क्या पाया जाता है, दोनों ओर जाल जैसी दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरा विन्यास एवं जालिका रूपी कहते हैं। जैसे ये संरचना जो पाई जाती है तुलसी गुड़हल और धनिया में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पौधे की नेक्स्ट अगले प्रकार की और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नेक्स्ट अगला पॉइंट कि जल की जो बूंदें जो होती है ना, जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है ना, पत्ती से कहाँ, जलवाष्प के रूप में निकलती है, और इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यह बड़ी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ते रहती है ना, वायुमंडल में पौधे के माध्यम से जो जल है वो कहाँ, वायुमंडल में जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में पत्तियाँ जो होती है ना, पत्ती जल का उपयोग जो है अपना भोजन बनाने के लिए करती है, और पत्ती से ही जल की कुछ मात्रा जो होती है ना, मात्रा जो होती है, मात्रा की जो कमी है वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। और पत्ती में अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पत्ती में क्या पाया जाता है, मंड अर्थात स्टार्च पाया जाता है, जो कि कच्चे आलू में भी यहाँ पे मंड की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंड की जो उपस्थिति होती है वो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, और पत्तियों में मंड एवं स्टार्च पाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में चलते हैं हम अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा जड़। ठीक है, सो हमने यहाँ पे पत्ती के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम चर्चा करते हैं जड़ के बारे में। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जड़ की, ठीक है, अर्थात रूट की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो यहाँ पे जड़ जो होता है ना, मिट्टी के, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जड़ जो होती है, जड़ क्या होती है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। मुख्य कार्य क्या होता है इनका, मिट्टी से ये क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, और जड़ जो होते हैं ना, पौधे को मिट्टी में जमाए रखते हैं। पहला पॉइंट क्या, ये जल का अवशोषण करते हैं। दूसरा, ये पौधे को जमाए रखने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि उदाहरण है गाजर, मूली, शकरकंद और सलजम एवं टपियोका आदि जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आगे हम पढ़ने भी वाले हैं कि जड़ को ऐसे कौन से पौधे हैं जिनसे हम जड़ खाते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके हम तने खाते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके हम फल खाते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके हम फूल खाते हैं। ये तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने नज़र डाला जड़ों के ऊपर में, यानी कि जड़ों को खाने वाले, सो जड़ों को खाने वाले जो प्रमुख जो पौधे हैं यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम और टपियोका इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, अब जड़ के जो पार्ट है वो कितने, दो प्रकार से होते हैं, और वो जड़ कौन कौन सा है। तो यदि हम बात करें जड़ की, तो पहला आता है मूसला जड़, और दूसरा आता है रेशेदार जड़, है ना। क्या है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ होता है। ठीक है, एक एक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, कितने दो प्रकार की होती है। सो मूसला जड़ क्या होती है साथियों, मूसला जड़ क्या होती है कि पौधे की वह, यानी कि पौधे की एक मुख्य भाग होती है, पौधे की वह जड़, यानी कि एक मुख्य जड़ होती है जो अनेक, यानी कि जो इसके द्वारा कई अन्य जड़ निकलती है ना, इसी के माध्यम से क्या होता है, कई अन्य जड़ निकलती है। और इस प्रकार की जो जड़ें जो होती है ना, क्या कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है ना, मूसला जड़ कहलाती है। और मूसला जड़ जो होती है जमीन में अधिक गहराई तक जाती है ना, जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। और साथ ही इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो चाहे चना हो, और उसके बाद में चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर
आम, सरसों इत्यादि प्रमुख इनके महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो मूसलाधार जो जड़ होती है वो क्या क्या होती है साथियों, मूसलाधार जड़ कैसे होती है, मुख्य इसका जो मुख्य पार्ट होता है ना, मुख्य जड़ होता है, इन्हीं जड़ के माध्यम से, इन्हीं जड़ के द्वारा अन्य जड़ भी निकलती है, अन्य जड़ का भी यहाँ पे निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो जड़ें जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है। और मूसला जड़ जो होती है ना, जमीन में कई गहराई तक जाती है ना, जमीन में कई गहराई तक जाती है। इनके उदाहरण जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे कि चुकंदर हो गया, मटर, मूली, गाजर, आम, अमरूद, सरसों इत्यादि इनके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वो आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, रेशेदार जड़। ठीक है, जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, क्या, मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। ठीक है, सो रेशेदार जड़ क्या होती है, रेशेदार जड़ या हम कहें झकड़ा जड़। ठीक है, सो इस प्रकार की जो जड़ी होती है ना, तने के आधार से निकलती है ना, कहाँ से निकलती है, तने के आधार से निकलती है। और इस प्रकार की जो जड़ी जो होती है ना, जमीन से अधिक गहराई तक होती है ना, ये जो जड़ी जो होती है कैसे, जमीन से अधिक गहराई तक होती है और जमीन के चारों तरफ फैल जाती है ना, जमीन के चारों तरफ तक फैल जाती है। और इनके उदाहरण चाहे धान हो, गेहूँ, मक्का, प्याज इत्यादि प्रमुख जो जड़ी जो होती है ना, वो रेशेदार जड़ें होती है ना। तो रेशेदार जड़े के अंतर्गत आपको प्रमुख पॉइंट क्या याद रखना है कि इस प्रकार की जो जड़ें जो होती है जमीन में कैसे अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना साथियों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था क्या, कि ये अधिक गहराई तक जाती है, ये अधिक गहराई तक नहीं जाती है। ठीक है, ये अधिक गहराई तक नहीं जाती है और जमीन के चारों तरफ कैसे फैल जाती है, जमीन के चारों तरफ फैल जाती है। आपने देखा भी होगा, वो चाहे मक्का हो या गेहूँ हो या धान हो, वो नहीं देखा तो अभी आप बरसात में देखोगे, जब आप जब आप यहाँ पे मक्का लगाओगे है ना, मक्का का जो फसल बोया जाएगा उसके बाद में कुछ दिन बाद में आप देख पाओगे कि जो जड़ी जो होती है ना, जड़ी कैसी होती है, ज़मीन में फैली हुई पाई जाती है ना, इस प्रकार फैली हुई पाई जाती है। ठीक है, और यदि पौधे की पत्तियों की अगर हम बात करें तो पौधे की पत्तियाँ जो होती है ना, पत्ती का जो सिरा विन्यास जाली का रूप में होता है। कैसा होता है, सिरा विन्यास, अर्थात बीच का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सिरा विन्यास होता है। और पौधे की जड़ें कैसी होती है, पौधे की जो जड़ी जो होती है ना, मूसलाधार होगी। यदि सिरा जो है ना, सिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ी कैसी होती है, रेशेदार होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं पुष्प अर्थात फल की। ठीक है, पुष्प अर्थात पुष्प या फल की। ठीक है, तो हम एक एक पे नजर डालते हैं, पुष्प और फल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं फूल की। ठीक है, फूल या फ्लावर की। ठीक है, सो ये क्या होता है साथियों, पुष्प फूल क्या होता है, पौधे के प्रजनन अंग, यानी पौधे का प्रजनन यहाँ क्या होता है, पौधे का प्रजनन अंग होता है जो दो पुष्पों के प्रकार से, यानी कि दो प्रकार, या दो पुष्प कितने, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की, तो एक होती है एकलिंगी और एक होती है द्विलिंगी, है ना। सो एकलिंगी और उभयलिंगी होती है। ठीक है, एक एक के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि एकलिंगी क्या होते हैं। एकलिंगी पुष्प क्या होता है, सो एकलिंगी पुष्प वह होता है जिसमें केवल एक पुष्प निकले, है ना, एक पुष्प नहीं, एक पुंकेसर निकले। यह हम कह सकते हैं पुरुष प्रजनन अंग का इसमें विकास हो तो हम कह सकते हैं क्या, वह संरचना क्या है, एकलिंगी संरचना है। वह संरचना क्या होती है, वह संरचना होगी एकलिंगी संरचना। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि एकलिंगी संरचना वह संरचना होती है जिसमें केवल पुंकेसर जो होती है ना, केवल पुंकेसर या पुरुष प्रजनन अंग, अंग जो होता है, संरचना अंग की संरचना होती है, इन्हें हम कहते हैं एकलिंगी। जैसे कि पपीता हो गया, पपीता का जो पौधा है उसको आपने कभी ये नहीं देखा कि उसमें डबल जो पौधे हैं वो आपको कहीं ना कहीं नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट देख पाओगे साथियों, नेक्स्ट अगला है खजूर हो गया, है ना, क्या हो गया, खजूर हो गया, मक्का हो गया, तरबूज हो गया। उसके बाद में साइकस। ये प्रमुख जो है ये प्रमुख जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, ये आपको याद रखना है, कैसे, एकलिंगी पौधे होते हैं। ठीक है, इसी के बाद में यदि हम बात करें उभयलिंगी पौधे की, तो उभयलिंगी पौधे क्या होती है, वह पुष्प या वह पौधा या वह फूल जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, दोनों प्रजनन अंग होते हैं। कैसे होते हैं, नादा एवं मादा प्रजनन अंग, यानी कि दोनों प्रकार के पौधों में क्या पाया जाता है, अलग अलग प्रजनन अंग पाया जाता है, वो चाहे नर हो या फिर मादा हो। ठीक है, उदाहरण जैसे धतूरा का पौधे को देखा आपने होगा, धतूरे के दो पौधे आपको नजर आएंगे, धतूरा हो गया, गुड़हल हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे गुलाब नजर आएगा और ट्यूलिप,
ट्यूलिप, सरसों और सूरजमुखी और लिली। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है साथियों, लिली से तो आपसे पूछा ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पुष्प है, राजकीय पुष्प क्या है, लिली है, ये आपको पता भी है। तो इसको तो आपको गांठ बांध के रखना होगा। इन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उन क्वेश्चनों पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा साथियों, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट की, क्या कि जो भाईदल, यानी कि जो भाईदल जो होती है ना, भाईदल, पंखुड़ी या पुंकेसर या स्त्री केसर और परागकण, ये फूल के बाग होते हैं, ठीक है। तो फूल के भाग कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट होता है साथियों, क्या? भाईदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, है ना, और पराग, ये इत्यादि प्रमुख इनके पार्ट होते हैं। क्या क्या है, इसको मैं पुनः फिर से नोट कर देता हूँ। क्या? भाईदल, ठीक है, उसके बाद में पंखुड़ी, क्या है? पंखुड़ी, ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है? पुंकेसर, क्या है? पुंकेसर, उसके बाद में क्या है? स्त्री केसर, स्त्री केसर और नेक्स्ट अगला है पराग, ठीक है। तो ये प्रमुख जो पार्ट है, 5 पार्ट हैं जो कि फूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं फूलों के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फूलों के प्रकार अलग अलग होते हैं और अलग अलग हम एक एक पे यहाँ पे नज़र डालने वाले हैं। सो बस आप बने रहें, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें फूलों के प्रकार के, तो पहला जो है पेड़ों पर लगने वाले फूलों पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, ठीक है। तो पेड़ों पर लगने वाले फूलों के अंतर्गत यदि हम यहाँ पे बात करें, तो पेड़ों के अंतर्गत लगने वाले जो पौधे हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, गुलमोहर और कदम, है ना। गुलमोहर कौन है? गुलमोहर और कदम, ये प्रमुख जो पौधे होते हैं झाड़ियों वाले होते हैं, सॉरी, ये कैसे होते हैं? पौधे के अंतर्गत निकलने वाले पौधे होते हैं ना, पौधों पर निकलने वाले फूल होते हैं, जैसे गुलमोहर हो गया और कदम हो गया। तो इनको आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों पर उगलने वाले, सॉरी, पौधे पर लगने वाले जो फूल है वो कौन से है, और यहाँ में से आपको एक उदाहरण पूछ लिया जाएगा और उसके साथ में 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जो कि इससे रिलेटेड नहीं होंगे, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट को आपको नज़र डालते हुए चलना होगा, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ झाड़ियों पर लगने वाले कौन कौन से हैं, तो झाड़ियों पर लगने वाले गुलाब हो गया और गुड़हल हो गया, ठीक है। कौन कौन सा है? गुलाब का पौधा और कौन सा है? गुड़हल, है ना, गुड़हल। तो गुलाब और गुड़हल को तो आप बहुत ही अच्छे से याद ही रख पाओगे, क्योंकि आपने कई बार जो है फूल को देखा होगा, फूल का सुगंध लेके देखा होगा आपने। गुड़हल नहीं देखा तो गुलाब तो देखा ही होगा। तो ये यानी कि कैसा पौधा है? तो झाड़ियों पर लगने वाला एक पौधा होता है, ठीक है। इसी के बाद हम चर्चा करते हैं बेल पर लगने वाले फूल, ठीक है। तो बेल पर लगने वाले फूल है चंपा और रात रानी, है ना। कौन कौन सा है? चंपा और रात रानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चंपा और रात रानी, ये प्रमुख जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? बेल पर लगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट अगला है पानी पर उगने वाले पौधे का फूल, है ना। सो पानी के अंतर्गत जो पानी पर लगने वाले जो पौधे होते हैं ना, उनका फूल कौन कौन सा होगा? सो पहला आपको याद रखना है कमल, है ना। कमल तो आप याद ही रख पाओगे। नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? कुमुद, यानी कि कुमुदनी, है ना, कुमुदनी, क्योंकि ये आपने सुना नहीं होगा ना, क्या है? कुमुदनी। कुमुदनी जो पौधा होता है वो कैसा होता है? पानी के पौधे पर लगने वाला, सॉरी, पानी पर लगने वाला पौधा होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत पानी के जो पौधे होते हैं ना, लगने वाले, ये प्रमुख उदाहरण बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रात में लगने वाले फूल कौन कौन से हैं? पहला तो रात की रानी हो गया और दूसरा है चमेली, है ना। क्या है? चमेली, ठीक है। तो ये प्रमुख जो पौधे हैं इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। रात में खिलने वाले जो पौधे होते हैं ना, रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं ना, रात रानी और चमेली, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है जो दिन में खिलने वाले पौधे, हम रात में देखिए, हम दिन में खिलने वाले पौधे जो होते हैं वो आपको नजर आएंगे सूरजमुखी, ठीक है। सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जो कि कैसा, कब? दिन में खिलता है, ठीक है। इसके बाद में आँख बंद करने के बाद में, अर्थात यदि आपका आँख बंद है और आपको सुगंध आ रहा है, सुगंध आने लगे, तो उस फूल को हम क्या कहते हैं? उस फूल को कहा जाता है गुलाब और चमेली का, है ना। गुलाब और चमेली का और गेंदा का, ये प्रमुख जो फूल होते हैं जो कि कैसे आपके काफ़ी नज़दीक भी होते हैं और दूर भी होते हैं।
होते हैं और आप यानी कि आपने उनको कभी देखा नहीं होता है ठीक है, फिर भी आपको क्या सुगंध आने लगते हैं ठीक है। तो ये जो प्रमुख पौधे होते हैं जो कि गुलाब और चमेली और गेंदे के प्रमुख पौधे हैं ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है क्या कि किसी खास महीने में लगने वाले पौधे कौन कौन से हैं ना। किसी खास महीने में लगने वाले पौधे की अगर हम बात करें तो वो पौधे आपको नजर आएंगे रजनीगंधा है ना, रजनीगंधा और मेघराज, रजनीगंधा हो गया और मोगरा। रजनीगंधा और मोगरा के ऐसे पुष्प होते हैं जो कि कहाँ महीने यानी कि खास महीने में, इनके लिए कोई खास महीना होता है, उस महीने में ही ये खिलते हैं ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो खास महीने के अंतर्गत खिलने वाले पुष्प कौन कौन से हैं, तो राजगंधा है ना, सॉरी रजनीगंधा और मोगरा। रजनीगंधा और मोगरा जो है ना, ये खास महीने पर खिलने वाले हैं ठीक है। इसी के बाद में यदि हम यहाँ पे बात करें खास यानी कि साल भर खिलने वाले पौधे, साल भर खिलने वाले फूल, तो वो आपको नजर आएंगे गुलाब को आपने देखा होगा कि ये गुलाब का जो फूल होता है ना वो साल भर ही खिलते रहता है। और एक आपने देखा होगा गुड़हल का ठीक है। तो ये प्रमुख जो पौधे होते हैं, एक हो गया गुलाब ठीक है और गुड़हल है ना, गुड़हल, ये प्रमुख पौधे होते हैं जो कि आपको इनका जो फूल है ना वो हमेशा खिलता हुआ ही नजर आएगा ठीक है। इसी के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया गया है कि ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पर फूल कभी आते ही नहीं है ठीक है। कि आप सोच रहे होंगे कि यदि फूल नहीं आते होंगे तो फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे तो कोई पौधा नहीं होगा, लेकिन इन सब के ना होते हुए भी बहुत सारे पौधों को लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मनी प्लांट ठीक है। सो मनी प्लांट क्या होता है, मनी प्लांट ऐसा पौधा होता है जिसके फूल नहीं होते हैं ना, फूल नहीं होता है ठीक है। इसमें क्या होता है, फूल नहीं होता है ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले फूल, तो आपको दो ही फूल आपको यहाँ पे नजर रखना है, क्या, पहला गुड़हल और गुलाब ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट है, और वो भी NCERT के आधार पर है। और छठवीं सातवीं और आठवीं नहीं, यहाँ पे छठवीं सातवीं आठवीं के साथ साथ में आपको यहाँ पे जो है तीसरी चौथी और पाँचवीं के अंतर्गत यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और यदि आप तीसरी चौथी और पाँचवीं के बुक्स आप देखते हो पर्यावरण का ठीक है, तो पर्यावरण का यदि आप बुक देखते हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही वहीं से आपको पूछे जाएंगे। और ये जो मैंने आप लोगों को जो नोट्स देने का प्रयास किया और जो पढ़ाने का प्रयास किया है, ये भी वहीं से लिया गया है ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है ठीक है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गुड़हल का पौधा, आपने देख पा रहे होंगे गुड़हल का पौधा हो गया, उसके बाद में गुलाब का पौधा हो गया, सूरजमुखी जो है जो कि दिन में खिलने वाला पौधा हो गया ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुलाब का जो पौधा है वो देख पा रहे होंगे ठीक है। इसी के बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे गेंदा का पौधा देख पा रहे होंगे, जो कि सुगंधित होता है, जो कि आँख बंद करते हुए भी इसे आप पहचान सकते हैं। दूसरा चंपा का जो पौधा होता है ठीक है, और उसके बाद में चमेली का पौधा पुष्प होता है, इस प्रकार होता है ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा ठीक है। और इसके बाद में हम डालते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंटों पे नज़र ठीक है। और नेक्स्ट अगला है क्या है, तुलसी का पौधा ठीक है। तुलसी का पुष्प हो गया, उसके बाद में रात की रानी हो गया, और गुलदाउदी ठीक है, गुलदाउदी ठीक है। तो ये प्रमुख पुष्प है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जलीय पौधे के बारे में ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जलीय पौधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं ठीक है। तो ये क्लास हम नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे साथियों, क्योंकि जो क्लासेस है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और ये क्लास आपको बैक टू बैक पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये क्लास का जो सिलसिला है मैं आप लोगों को बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो है ये PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप इस PDF को भी देख सकते हैं। और ये PDF है करीब 179 पेज का है, और बहुत ही शॉर्ट है साथियों। एक बार पढ़ के तो देखिए और टेस्ट लगाइए, आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है। बस आपको लगन और मेहनत के साथ में थोड़ा सा तैयारी करना होगा। और ये आप 1 महीने का भी यदि आप टारगेट करते हो ना साथियों, तो मैं इतना दावे के साथ में कहता हूँ कि आप बस संपर्क में रहे, हर एक क्लास को देखते रहे, हर एक नोट्स को देखते रहे, साथ ही साथ आप टेस्ट पे आप प्रैक्टिस करते रहे, आप क्वालिफाई ज़रूर होंगे। और
जब तक सलाम एजुकेशन चैनल आपके साथ में है तब तक आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बस कमी आपकी रहेगी साथियों, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो मैं आपको आपका कुछ नहीं कर सकता। यदि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो, आपके नंबर जो है कहीं ना कहीं हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आप क्लास अगर आप कंटिन्यू देखते हो तो आपके जो नंबर है ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। यदि आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छा आने वाले। यदि नंबर अच्छा आएंगे तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई तो होंगे ही, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप इस थोड़ा सा नज़र रखें। और हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, क्या जलीय पौधे के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आप क्लास को पूरे क्लासेसों को देखें, और जो पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो उसे भी आप देखें, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में, जलीय पौधों को लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर करें साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स मिल रहे हैं। वो एक ही नोट्स नहीं, आपको पूरे, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी के नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, जो कि यही एक ऐसा चैनल जो कि आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो अदर जितने भी चैनल, वो चाहे चैनल हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो, उनको चाहिए पैसे, और पैसे में ही वो अनाप शनाप पैसों में आप लोगों को टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप लोगों को जो है नोट्स बेचने का काम कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास में व्यवस्था है तो आप नोट्स लीजिए, यदि व्यवस्था नहीं है तो मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ या यही कहूँगा साथियों कि आप सलाम एजुकेशन चैनल पे आप एक बार भरोसा करें, या आप भरोसा भी नहीं करते हो तो एक बार आप एटलीस्ट नोट्स को पढ़ के देखें और उसके बाद में टेस्ट लगाइए। यदि आपके टेस्ट में नंबर अगर इन नोट्सों से या इन क्लासेसों से यदि आपके टेस्ट में अगर नंबर उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं सलाम एजुकेशन चैनल ही आपको क्वालिफाई तक लेके जाने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देंगे, आपकी जो तैयारी है वो लगातार निरंतर जारी रखें, मैं यही आशा करता हूँ। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।